तो गुड मॉर्निंग। आज हम प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे हमने पहले बता दिया गया था, इनसे पहले अध्याय हम पढ़े हैं प्रतिबल और विकृति के प्रकार। उसी के आधार पर प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार होता है। तो प्रत्यास्थता गुणांक के 3 प्रकार होता है। पहला को बोलते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक, या इसी को बोलते हैं यंग गुणांक भी बोलते हैं, यंग मापांक बोलते हैं। दूसरा प्रकार होता है, इनका दूसरा प्रकार होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और तीसरा प्रकार होता है इनका ढेरता गुणांक। ढेरता गुणांक। इस प्रकार से यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक एवं ढेरता गुणांक, ये है प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार, जिनके बारे में हम विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला अपन देखते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, इनका मात्रा क्या होती है, इनकी विधि सूत्र क्या होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक यदि प्रत्यास्थता की सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो ये है यंग प्रत्यास्थता गुणांक की प्रत्यास्थता की सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या बोला जाता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अर्थात यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो गया अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति। अब चलिए इनका अपन सूत्र ज्ञात करते हैं। तो अपन जानते हैं कि माना किसी वस्तु की प्रारंभिक लंबाई, इसे डिनोट करते हैं अपन कैपिटल एल से। माना किसी वस्तु की
प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिन्हें डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। मान लिए वस्तु की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल एल। यदि वस्तु पर बल F लगाया जाता है तो उनकी लंबाई में वृद्धि स्मॉल एल। प्रारंभिक लंबाई को कैपिटल एल माना जाता है और लंबाई में जो वृद्धि होती है उसको स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। तो उनकी लंबाई में वृद्धि स्मॉल एल हो जाती है, स्मॉल एल हो जाती है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल हमें मालूम है अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, और हमने लंबाई में परिवर्तन कितना माना है स्मॉल एल और प्रारंभिक लंबाई कितना माना है कैपिटल एल। इसलिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल माफ करेंगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल, इसमें बल लगाया जा रहा है F और क्षेत्रफल माना जा रहा है A, इसलिए प्रतिबल F अपान A तथा अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति हमको मालूम है कि अनुदैर्ध्य विकृति किसी भी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन बटे उसकी प्रारंभिक लंबाई होती है, और यहाँ पर लंबाई में वृद्धि एल माना गया है, प्रारंभिक लंबाई एल माने हैं अपन, तो अनुदैर्ध्य विकृति होगा स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल आ गया, यहाँ पर अनुदैर्ध्य विकृति आ गया। इसलिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक यंग प्रत्यास्थता गुणांक जिन्हें डिनोट किया जाता है कैपिटल वाई से। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति, और प्रतिबल के सूत्र हमने निकाले हैं F अपान A बटे विकृति का सूत्र हम निकाले हैं स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। इसलिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक y इक्वल टू हुआ F इंटू कैपिटल एल, पक्षांतर के ऊपर ले जाएंगे F इंटू एल अपान A नीचे आ जाएगा और स्मॉल एल। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक जिनका फार्मूला हो जाएगा y इक्वल टू F इंटू कैपिटल एल बट्टे A इंटू स्मॉल एल। ये है यंग प्रत्यास्थता गुणांक के व्यंजक। आइए इनके बाद इनके अपन विमित सूत्र और मात्रक देखते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक की मात्रक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति। तो इनका मात्रक होगा जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा उनकी मात्रक बट्टे जो विकृति होगी उनकी मात्रक। हमें मालूम है
इनकी विकृति एक विमाही राशि है, इनका कोई मात्रक नहीं होता। इस कारण यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होगा जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल या प्रतिबल उनकी मात्रक वही यंग प्रत्यास्थता गुणांक की मात्रक होगी। अतः इनकी MKS पद्धति में मात्रक होगा MKS पद्धति में मात्रक। तो प्रतिबल का मात्रक होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का मात्रक न्यूटन बटे क्षेत्रफल होगा वर्ग मीटर। इनको लिखेंगे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जो किस पद्धति में होगा ये MKS पद्धति में। इसी को अगर हम CGS पद्धति में CGS पद्धति में लिखा जाए तो CGS पद्धति में ये मात्रक होगा, बल का मात्रक हो जाएगा आपका डायन प्रति मीटर की जगह हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो CGS पद्धति में यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होगा डायन प्रति वर्ग सेंटीमीटर। यह है यंग प्रत्यास्थता गुणांक की मात्रक। अब आइए इनका अपन विमीय सूत्र देखते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमीय सूत्र यहाँ पर देख रहे हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक फार्मूला निकाले हैं y इक्वल टू F इंटू L बट्टे A इंटू स्मॉल l। तो इनका विमीय सूत्र होगा जो बल का विमीय सूत्र होगा, लंबाई का विमीय सूत्र गुणा करेंगे बट्टे अपान में जो क्षेत्रफल का होगा और लंबाई का होगा। तो हमको मालूम है बल का विमीय सूत्र होता है m के घात 1 l के घात 1 t के घात -2 इंटू l का होता है विमीय सूत्र l m0 l0 t0 बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र लिखेंगे l का घात 2 और लंबाई परिवर्तन का विमीय सूत्र हो जाएगा l। तो इनका विमीय सूत्र हो जाएगा m की घात 1 l की घात, यहाँ पर घात 1 है इंटू फिर 1 है 1 प्लस 1, इनको ऊपर ले जाएंगे 2 घात हो जाएगा -2 l फिर -1 और t के घात -2 अर्थात इनका विमीय सूत्र हो जाएगा m की घात 1 l की घात -1 t के घात -2। तो ये हुआ हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र। तो यहाँ पर हमने यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा देख लिए, उनकी मात्रक देख लिए, उनका विमीय सूत्र। ये है हमारा प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार में से पहला जो प्रकार है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, उनकी डेफिनेशन और उनका मात्रक और विमीय सूत्र। आइए इनके बाद इसके दूसरे प्रकार जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है इनकी परिभाषा देखते हैं, इनकी मात्रक और इनका विमीय सूत्र देखते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हम प्रतिबल का सेकंड प्रकार पढ़े हैं अभिलंब प्रतिबल, और विकृति में पढ़े हैं आयतन विकृति। तो प्रत्यास्थता की सीमा में अपरूपण प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं।
प्रत्यास्थता की सीमा में प्रत्यास्थता की सीमा में अभिलंब प्रतिबल व आयतन विकृति आयतन विकृति के अनुपात को क्या बोला जाता है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अर्थात प्रत्यास्थता की सीमा में जब अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति इनके अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहेंगे। इसलिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर सूत्र रूप में अपन लिखना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे अपन? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर अभिलंब प्रतिबल अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। आयतन विकृति तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। चलिए अपना इनका सूत्रापण निकालते हैं इसमें। तो मान लेते हैं ये कोई पात्र है जिन पर दाब P लगा रहे हैं और इनका आयतन प्रारंभ में कैपिटल V है। जब इनके दाब को लगाया जाता है या प्रतिबल लगाया जाता है तो इनके आयतन में वृद्धि हो जाती है डेल V। जब किसी को दाब आएंगे तो वो सिकुड़ते जाएगा, सिकुड़ने से उनकी आयतन में कमी होती जाएगी। और मान लेते हैं ये आयतन में कमी कितना होता है? डेल V। तो मान लें यहाँ पर माना किसी वस्तु का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा इनकी प्रारंभिक आयतन कैपिटल V है। यदि इस पर बल F लगाया जाता है हम देख रहे हैं इनकी आयतन होता है बढ़कर डेल V हो जा रहा है। बल F लगाया जाता है तो इनकी आयतन में वृद्धि कितना हो जाती है? डेल V हो जाती है। डेल V। मान लिए कोई अनुप्रस्थ काट A का क्षेत्रफल वाला कोई वस्तु है जिनकी प्रारंभिक आयतन
अपन कितना माना गया है, कैपिटल V। जब इस पर हम बल F लगाते हैं तो F लगाने पर इन आयतन जो है बढ़कर कितना जाता है, डेल V हो जाती है। तो अभिलंब प्रतिबल अभिलंब प्रतिबल, प्रतिबल का हम सूत्र क्या पढ़े थे, बल बटा क्षेत्रफल। बल हम कितना माने हैं, कैपिटल A, क्षेत्रफल कितना हमारे पास है, कैपिटल A। तो अभिलंब प्रतिबल होगा F बटे A तथा आयतन विकृति आयतन विकृति का आपको सूत्र बताया गया था। क्या बताया गया था, वो प्रारंभिक आयतन या आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन। तो हमारे पास आयतन वृद्धि कितना हो रहा है, डेल V, और प्रारंभिक आयतन कितना अपने पास V। तो आयतन विकृति आएगा डेल V बटे V। इसलिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जिनको डिनोट किया जाता है कैपिटल K से। तो कैपिटल K इक्वल टू हो जाएगा, प्रतिबल फार्मूला है A बटा A, और आयतन विकृति इनका सूत्र है डेल V अपान कैपिटल V, और यहाँ पर माइनस चिन्ह। यहाँ पर ऋण चिन्ह है जो यह बताता है कि यदि हम प्रतिबल लगाएंगे इस वस्तु पर, जब हम प्रतिबल लगाते हैं तो उनकी आयतन में कमी होती है। इस कारण यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह माइनस लिखा गया है। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक K इक्वल टू आएगा माइनस F बाई A इंटू डेल V अपान V। इनको व्यवस्थित लिखते हैं। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक K इक्वल टू माइनस F इंटू V बट्टे डेल V इंटू A। ये हमारा आ गया आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र, K इक्वल टू F इंटू कैपिटल V अपान डेल V इंटू A। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक इनका सूत्र हो गया। आइए इनकी मात्रक देखते हैं। तो इनकी मात्रक होता है MKS पद्धति में। जैसा कि हमने बताया था यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इनकी मात्रक होता था MKS पद्धति में न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का भी मात्रक हो जाएगा MKS पद्धति में न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और CGS पद्धति में उनका मात्रक बताया गया था। न्यूटन की जगह हो जाएगा हमारा डायन, और मीटर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर। तो CGS पद्धति में इनकी मात्रक हो जाएगा डायन प्रति वर्ग सेंटीमीटर। हाँ, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जिनका मात्रक MKS पद्धति में न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और CGS पद्धति में डायन प्रति वर्ग सेंटीमीटर। चलिए इनका विमीय सूत्र देखते हैं। तो जैसा विमीय सूत्र यंग प्रत्यास्थता गुणांक का था उसी प्रकार आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का भी हो जाएगा। तो इनका विमीय सूत्र होगा इनका विमीय सूत्र। तो हमने विमीय सूत्र क्या देखा थे यंग प्रत्यास्थता गुणांक में,
ये होता था m की घात 1 l की घात -1 t के घात -2। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक इनका भी बीमी सूत्र हो जाएगा m की घात 1 l के घात -1 t के घात -2। तो ये है हमारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तीसरा जो प्रकार है दृढ़ता गुणांक, इनके बारे में देखते हैं। दृढ़ता गुणांक जिनको डिनोट किया जाता है ईटा से। तो प्रतिबल का तीसरा प्रकार जो हम पढ़े थे वो था हमारा स्पर्श रेखी या अपरूपण प्रतिबल। उसी प्रकार विकृति का तीसरा जो प्रकार था वो अपरूपण विकृति। तो इन दोनों के अनुपात को ही बोला जाता है दृढ़ता गुणांक, अर्थात प्रत्यास्थता की सीमा में प्रत्यास्थता की सीमा में स्पर्श रेखी प्रतिबल प्रत्यास्थता की सीमा में स्पर्श रेखी प्रतिबल व अपरूपण विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता की सीमा में स्पर्श रेखी प्रतिबल व अपरूपण विकृति के अनुपात को बोला जाता है दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक कहते हैं, अर्थात दृढ़ता गुणांक दृढ़ता गुणांक इक्वल टू ये होगा स्पर्श रेखी प्रतिबल स्पर्श रेखी प्रतिबल बट्टे अपरूपण विकृति। तो दृढ़ता गुणांक होगा स्पर्श प्रतिबल बट्टे अपरूपण विकृति। चलिए इनका अपन सूत्र निकालते हैं। तो इसके लिए अपन एक घनाभ की रचना करते हैं। मान लेते हैं इस प्रकार से ये मान लेते हैं एक घनाभ है ए बी सी डी। ए की फलक है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये कोई घनाभ है ए बी सी डी ई एफ जी एच। जब इस पर इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपन मानते हैं कैपिटल ए मान लेते हैं। जब इन पर बल लगाएंगे या प्रतिबल लगता है तो इनकी जो फलक होता है इनमें विकृत हो जाती है, अर्थात ये जो फलक ए डैश ई डैश एफ डैश एच डैश इनके मध्य अपरूपण ये हो रहा है आपका फाई। मान लिए अपन माना ए बी सी डी ई एफ जी एच एक घनाभ है ए बी सी डी ई एफ जी एच एक घनाभ है
जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल ए है, यदि इन पर बल F लगाया जाता है, तो फाई अपरूपण होता है। इस प्रकार देख लिया अपन ग्राफ देखे हैं, जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जब इन पर हम बल लगाएंगे तो इनका फलक है वो विरूपित हो जाएगी और ये अपरूपण होता है फाई। तो स्पर्श रेखी प्रतिबल जिनका फार्मूला क्या होगा, बल F बटे क्षेत्रफल A तथा अपरूपण विकृति विकृति कितना हुआ है, फाई। तो स्पर्श रेखी प्रतिबल हो गया F बटा A और अपरूपण प्रकृति हो गया फाई। अतः दृढ़ता गुणांक ईटा इक्वल टू स्पर्श रेखी प्रतिबल F अपान A बटे अपरूपण विकृति फाई। इसलिए दृढ़ता गुणांक इक्वल टू हो जाएगा F अपान A इंटू फाई। ये निकल आया हमारा दृढ़ता गुणांक, जिनके लिए सूत्र। इनका भी अपन विमीय सूत्र और मात्रक देखते हैं। तो जैसा मात्रक यंग प्रत्यास्थता गुणांक एवं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जिनका देखे थे, इनका मात्रक भी वही होगा और इनका भी विमीय सूत्र जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का है और जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का है, उन्हीं का विमीय सूत्र होगा। तो इनका मात्रक होगा एम के इस पद्धति में हमने यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक बताया गया था न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो दृढ़ता गुणांक का भी मात्रक एम के इस पद्धति में होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और सीजीएस पद्धति में इनका भी मात्रक होगा डायन प्रति वर्ग सेंटीमीटर तथा विमीय सूत्र हम क्या बताया गया था, विमीय सूत्र है m की घात 1 l की घात -1 t की घात -2। ये दृढ़ता गुणांक जिनकी एम केस पद्धति में मात्रक होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और सीजीएस पद्धति में मात्रक होगा डायन प्रति वर्ग सेंटीमीटर और जिनका विमीय सूत्र m की घात 1 l की घात -1 t की घात -2। तो हमने यहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक के तीनों प्रकार यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक एवं दृढ़ता गुणांक, इन सभी का आज हमने आपको परिभाषा बता दी है, सूत्र बता दिया, इनका मात्रक और विमीय सूत्र बता दिया गया। अगले अध्याय में या अगले कालखंड में आगे हम सरल उपकरण के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
हाँ बच्चों, हमने आपको इस अध्याय में वायुमंडलीय दाब का जो मान बताया गया था उसमें हम आपको लिखा गया था 10 से घात 5, लेकिन हम आपको बोल रहे थे 10 से घात -5, ये गलत है। वो होगा 1 बार इक्वल टू 10 के घात 5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसमें हम आपको 10 से घात -5 बताए थे, वो गलत है। ये होगा 10 के घात +5 में रहेगा। इसी प्रकार इसी में हम आपको बताए थे h को हम बताए थे आपको वायु स्तंभ की भार, जो गलत है। ये होगा आपकी पारे स्तंभ की ऊंचाई। पारे के स्तंभ की ऊंचाई, यहाँ पर हम आपको वायु की स्तंभ ऊंचाई बता दिया गया था। इनको आप पारे के स्तंभ की ऊंचाई पढ़ेंगे।